चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा-सा कुछ आवाज़ नहीं आई थी, अभी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैंने आप लोगों को कल ये पढ़ाया था, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था सेकंड क्लास से आज नागरिकता की। हम बात कर रहे थे कि सर यहाँ पर पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर नागरिकता 5 से 11 तक ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन से भारत में हुआ हो या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जन्म, वंश परंपरा, देशीयकरण, पंजीकरण, ठीक है, भूमि अर्जन, इन 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिल जाती है। ये सारी चीजें मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट्स पर, जैसे कि मैं ये बात करता हूँ अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। ये हमने पढ़ना है कि किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ये कल हमने एक्सप्लेन कर लिया था। हम यहाँ पर बात करेंगे सर अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में उपबंध दिए हुए हैं, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत में रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है उस दिन से भारत में जो रह रहे थे, उससे पहले जो भारत में रह रहे थे, उनको संविधान के स्टार्टिंग से ही भारत की नागरिकता दी गई है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। किसमें है? अनुच्छेद 5 में। आप कहेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में प्रावधान है रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे कि सर संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 5 में दिया है। किस में दिया है? अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है। कभी कभी जर्नल क्वेश्चन ऐसे आता है कि सर संविधान लागू होने के साथ ही भारत की नागरिकता मिली, ऐसे प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? आप कहेंगे सर ये अनुच्छेद 5 में दिए गए। ठीक है सोनम दीक्षित मेरी बहन, चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर ये जो प्रावधान दिए गए ये अनुच्छेद 5 में दिए गए, यानी कि रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में उपबंध दिए हुए, नागरिकता के बारे में बताया हुआ है। ठीक है भैया, चलिए अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 6 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है, हमने पढ़ा था, कुछ समझौते पढ़े थे, ट्रीटी पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था 19 जुलाई 1948 का, पढ़ा था या भूल गए? चलिए पहली क्लास में मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कि सर पर्सन्स कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के हैं लेकिन वो भारत आ गए, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते तो उसकी नागरिकता दी जाती। इसका प्रावधान ये था कि 19 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि सर कि पाकिस्तान से यदि कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसकी नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 6 में हो जाएंगे। यदि ये जो समझौता था भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बीच में एक समझौता हुआ दोनों देशों के मध्य 19 जुलाई 1948 को, जिसमें ये था, जिसे हम कह सकते हैं एग्रीमेंट, कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो भारत से पाकिस्तान जा रहा है या पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो इन्हें एक दूसरे देश की नागरिकता दी जाएगी। ये समझौता कब हुआ था? ये एग्रीमेंट कब हुआ था? ये एग्रीमेंट हुआ था 19 जुलाई 1948 में। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स आप लोग लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। हालांकि आपने कल लिख लिए होंगे, कल आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अच्छा, कल मैंने पूरी पीडीएफ दी थी, एक बार जरा कमेंट करके दिल पर हाथ रखकर सच बताना। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो प्रॉपर जा रही है जी, प्रॉपर वॉइस जा रही है। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताएंगे, सिंपल सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर मैं बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास कर रहा हूँ।
ये कल पढ़ाया था भैया, कल पढ़ाया था, हाँ बिल्कुल अमित यादव, बिल्कुल। चलिए, अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 में क्या लिखा है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, पर्सन्स गोइंग गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तान नागरिकता देगा। ये समझौता हुआ था 19 जुलाई 1948 में। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं लिखा तो किसकी गलती है बताएं? अगर आपने नहीं लिखा किसकी गलती है? मैंने कल आपसे बोला था ना कि ये पीडीएफ में पूरी ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बताएं। चलिए, मैंने दिया था ना? हाँ जी, कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, कोई बात नहीं, आप बस उन्हीं का रिवीजन कर लेना, उन्हीं का रिवीजन कर लेना, उन्हीं के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोग बात करें, जितना पीडीएफ बन चुका था पीडीएफ में था, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो मैं अब बात करूंगा कि सर हमने पढ़ा कि भारत के संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 5 में थे। किस में था? 5 में था। लेकिन बात करें कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 6 में थे। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान 7 में थे। चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए कोई बात नहीं, तो आपने अभी आप समझ लीजिए, है ना। अब यहाँ पर बात यह है कि सर अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भैया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ऐसे व्यक्ति राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें मिल जाएगा। और ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? ये पता चलेंगी अनुच्छेद 8 में। जैसे ऋषि सोनक हैं, आप जानते हैं ऋषि सोनक कौन है? जो बताएगा ऋषि सोनक के बारे में, मैं उन्हें 5 रुपए की डिजिटल चॉकलेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बताइए, बताइए। आप कहेंगे सर मैंने पूछा है, ऋषि सोनक भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो ब्रिटेन के कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है जी। अब बात यहां पर यह है कि सर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो वो आगरा से संबंध है उनका, आगरा से ही तो संबंध है। जब आगरा से उनका संबंध है तो भैया ये बता दो कि अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें कौन से आर्टिकल के तहत नागरिकता मिल जाएगी? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 8 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। ये प्रावधान किस में है? आप कहेंगे भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी भारतीय मूल के नागरिक, इसे हम भारतीय मूल के व्यक्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, जैसे कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी, मतलब भारत की थी लेकिन उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। चलिए, अब बात आती है सर अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए जैसे कि आप में से कोई भी व्यक्ति है और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मेरी बहन कह रही सर चॉकलेट खिलाइए। बिल्कुल मेरी बहन, आप सिलेक्शन लेकर आइए, आपको चॉकलेट जरूर देंगे, मिलेंगी।
चलिए हमने यहाँ पर पढ़ना है, मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है और वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी या विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है या विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो भैया क्या होगा? आप कह सकते हैं कि सर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे सर क्या हो जाएगा? तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता यदि वो ग्रहण कर रहा है तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कि भैया इफ अ पर्सन वॉलेंटरी एक्सेप्ट द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेनर देन हिज इंडियन ऑटोमेटिकली एंड, कि उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो यह नागरिकता लिख लेना या भैया इंडियन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। अभी मैंने 9 पढ़ा है 5 से। 5 में लिखा था संविधान के प्रारंभ से भारत की नागरिकता मिलेगी जो भारत में रह रहे हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधान। 8 कहता है कि भारतीय उद्भव के भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। 9 कहता है कि यदि कोई भारत का अपने आप अपनी नागरिकता का त्याग करता है, दूसरी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। यहां तक नोट डाउन करने के बाद थम जरूर करिएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद थम जरूर करिएगा। यहां तक हम लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए बताइए। नहीं, दो दो भारत में क्या है कि भारत ने अभी एक अधिनियम बनाया है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। 16 देशों को भारत की नागरिकता की बात की गई थी 2015 में। ठीक है, हालांकि फिलहाल ये लिखिए। चलिए, दीक्षा, बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल। देखिए आप सब मेरे भाई बहन हैं, सभी सभी से मैं उतना ही प्रेम उतना ही प्यार करता हूं जिस तरीके से मैं अपनी बहन से अपने भाई से करता हूं। तो आप लोग भी मेरे भाई बहन हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भी मुझे अपना बड़ा भाई के रूप में मानते होंगे। हालांकि एक दो बच्चे मुझसे ज़रूर नाराज़ रहते हैं कि हमारा नाम नहीं लेते, हमसे कुछ दुश्मनी है क्या, आप हमारा नाम क्यों नहीं लेते, आप केवल लड़कों के नाम लेते हैं या केवल आप लड़कियों के नाम लेते हैं। इस प्रकार से आपके 2-3 कमेंट होते हैं, लेकिन उनको भी वो भी मुझसे शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब वो मुझे अपना मान रहे हैं ना। देखिए शिकायत कोई किसी से क्यों करेगा जब आप किसी को अपना मानेंगे। जब आपको अपना ही नहीं मानना तो आपको ना तो उससे शिकायत है ना कुछ है ना। अगर मैं आपको अपना मानूंगा तभी मैं डांटूंगा कि भाई पढ़ो मत पढ़ो, है ना। मैं आपको अपना नहीं मानूंगा तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, भाई पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आपके परिवार ने, आपके मम्मी पापा ने वो सपने देखे हैं, उन सपनों को आप साकार करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भैया पढ़ लिया करो, है ना। चलिए आगे बात आती है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 10 क्या कहता है? आप कहेंगे सर किसी व्यक्ति की नागरिकता, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। कि अगर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेनी है तो आप कैसे लेंगे? नागरिकता किसी भी व्यक्ति की तभी समाप्त की जा सकती है जब वो देश के लिए खतरा हो, जब वो समाज के लिए खतरा हो, वो मानव जाति के लिए खतरा हो। ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, मान लो हमारे भारत में रहकर हमारे ही भारत के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी आपने देखा कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल दिया या उसके झंडे के बारे में कुछ बोल दिया, उसके झंडे को रोड पर लगा दिया, तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगा, उन्हें उनके अंदर पाकिस्तान प्रेम जागृत हुआ। तो उन्हें भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है कि भाई जब आपको पाकिस्तान से प्यार है आप चले जाओ। हाँ, मैं बस ये जरूर कहना चाहूंगा किसी भी राष्ट्र के नेशन फ्लैग को अपमानित नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं ये कहूंगा चाहे वो किसी भी देश का हो, राष्ट्रीय झंडा है, देश की मर्यादा है, उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन आप उसके प्रति प्रेम दिखा रहे हैं
तो वो तो गलत है ना। आप हमारे भारत में रहकर, हमारे देश में रहकर और आप दूसरे देश की गुणगान कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर प्रेम जागृत है, तो कहीं ना कहीं आपकी नागरिकता खतरे में है। तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? ऐसा आर्टिकल 10 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि संसद नियम कानून बनाकर आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये जो कानून बनाने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? आप कहेंगे सर संसद विधि बनाकर नागरिकता समाप्त कर सकती है, या इसमें लिखा है कि नागरिकता का बना रहना। कौन से आर्टिकल में लिखा है? नागरिकता का बना रहना। बना रहना कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि नागरिकता का बना रहना? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया था। कौन सा बनाया था? 55 बनाया था। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल भैया, मैं आपके लिए आप अगर चाहें तो कल प्रैक्टिस सेट लगा दूं एक रिवीजन के रूप में। आप अगर कहें तो सैटरडे में कल एक रिवीजन के रूप में लगा दूं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग मुझे बताइए, आपके लिए मैं सर्वोपरि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तैयार रहता हूं। हम बात कर रहे हैं कि सर पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। अब बात यहां पर आ गई एनपीआर की। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कि भैया जो एनपीआर है, एनपीआर क्या है और ये कब से स्टार्ट हुआ है? आपने देखा होगा बड़ा विरोध चल रहा था एनपीआर का, कि ये भी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई कि भारत सरकार जो है कि कुछ ऐसे नियम कानून बना रही है जिससे एक विशेष संप्रदाय को भारत से बाहर निकालने की योजना बन रही है, उनके अधिकार छीने जाने की योजना बन रही है। ये बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे। ठीक है, मैंने यहां पर कहा है एनपीआर का मतलब है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तब आपका रजिस्टर कर लिया जाएगा। भारत सरकार का गृह मंत्रालय जनगणना से पहले क्या कर रहा था कि एनपीआर में आपको रजिस्टर कर रहा था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पास क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है। और वो इसलिए किया जा रहा था कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पश्चिम बंगाल में कुछ बहुत सारे अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी लोग भारत में आकर बस गए, म्यांमार के लोग आके बस गए, उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्हें भारत में रखा हुआ है। तो भाई हम क्यों बोझ किसी का उठाएं? भारत क्यों किसी का बोझ उठाए? और वो हमारे साथ है भी नहीं, वो अपने देशों के साथ हैं, खुफिया काम कर रहे हैं भारत में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या 2021 संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि एक अभी वैसे सर्वे कंप्लीट हो चुका है, सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है, सभी के नाम रजिस्टर हो चुके हैं, कौन कहाँ का है, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, जो भारत के नहीं अब तो उन्हें निकाला भी गया। पाकिस्तानियों को देख लो आप। हालांकि आज कल शाम को एक और नया आदेश आया है कि अभी कुछ दिन तक उन्हें और मोहलत मिल गई है। ठीक है, कुछ दिन तक और मोहलत मिल गई है। चलिए, हाँ जी, एक बहन कुमकुम पूछ रही है सर अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ठीक है, और विदेश नीति। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द proposal to conduct population to 2021 and implement the national population register। ठीक है, हालांकि ये सब इतना डीप आपके में जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मकसद था आपको समझाना। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से इन आर्टिकल को समझाना चाहूंगा कि अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में, 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में उपबंध, 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, 9 कहता है राष्ट्रीय, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना या किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है।
11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एनपीआर के कार्य क्या हैं। देखिए एनपीआर के कार्य हैं, असम को छोड़कर देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 तक कर लिए गए। अच्छा, अब असम में भी हो चुका है, इसमें भी पूरा हो चुका है, ठीक है, पूरा हो गया है, अब कंप्लीट भारत में हो चुका है। लेकिन अप्रैल से सितंबर 2020 तक, अप्रैल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में सभी नाम रजिस्टर कर लिए गए थे, रजिस्टर्ड कर लिया गया था, ठीक है जी। चलिए लिख लिया यहां तक। अब आगे बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम की। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या इनका नाम है उदय प्रताप सिंह। कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कास्ट सेंसस से देश का क्या फायदा होगा। देखिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, कम से कम ये पता चल सके कि भाई किस जाति को कितना % आरक्षण मिलना चाहिए, किस की जाति की कितनी संख्या है, उसको उसी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। अभी भारत में क्या आरक्षण दिया जाता है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को। तो कम से कम जातिगत जनगणना से यह पता चल सके किस जाति के लोग कितने हैं, किस जाति में कितने लोग हैं और उनकी जो व्यवस्था है वो क्या है, ताकि उनकी जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण मिल पाए। मान लो जैसे एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय समुदाय, एनपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ओहो ये क्या था जी मेरे लाल, ये था ना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मैंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। रीजन ये है कि भैया जातिगत जनगणना से ये पता चले किस जाति के लोग कितने हैं और उन्हें वास्तविक मायने में कितने आरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आरक्षण जब दिया जाता है जनसंख्या के अनुपात में राज्य देता है, सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में, किसी में भी, ठीक है। अब बात यहां पर जब ये आ गई तो पता चल जाए ना कि भाई कौन कितने जाति के हैं, ठीक है, आरक्षण तभी मिले। अब ऐसा थोड़ी जनरल कास्ट में क्या सभी अमीर हो गए, जनरल कास्ट में क्या सभी अमीर हैं, क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या जनरल लोगों की है, नहीं। ये भी पता चल जाएगा ना ओबीसी में कौन कौन लोग आ रहे हैं, है ना, एससी के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं, इन चीजों को लेकर भी बात होगी, ठीक है। चलिए यहां पर हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब बात आती है कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो पहली बार जो संशोधन हुआ ये प्रथम संशोधन था। ये क्या था जी, प्रथम संशोधन। अनुच्छेद 11 के तहत पहला संशोधन कौन सा था, आप कहेंगे सर पहला संशोधन यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था नागरिकता में, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, आप कहेंगे जी 1955 में। कब हुआ है जी, 1955 में, ठीक है जी। कब हुआ, 1955 में। उसके बाद 1986 में, फिर 92 में, 2003, 2005, 2015, 2019। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, आप कहेंगे सर 6 बार। अब आप इसको टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हो गुरुजी ने तो गलती कर दी। यही तो कहोगे कि सर जी ये तो गलती हो गई, ये तो गलती हो गई कि ये तो 7 बार है, आपने 6 बार लिखा है। मैं फिर कहूंगा पढ़ो जरा क्या लिखा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में, यानी कि इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। 6 बार संशोधन अब तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड 6 टाइम सो फार, ठीक है, कि अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आपने पढ़ा। हाँ जी भैया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी पढ़ेंगे क्योंकि आपके हर एग्जाम के, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार से
वहां से एक क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम के शिफ्ट में, यूपी पुलिस के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब आगे बात कर लेते हैं, लिखा या नहीं लिखा थम कर देना। ठीक है जी, कि सर पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम कब हुआ था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया, फिर 1986, 1992। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सर क्या किया गया, एक अधिनियम बना, एक अधिनियम बना। यहां पर ये पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। ये दूसरा पॉइंट है कि सर सितंबर 2000 में LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ने सिफारिश की कि जो 9 जनवरी है इसे प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाए, कि भाई भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। कहाँ आए थे? महात्मा गांधी जी भारत आए थे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे बेटा, बुक में ये लिखा होगा कि 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ? तब 1986। पूछा जाएगा नागरिकता से संबंधित पहला संशोधन कब हुआ, तो नागरिकता। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर तीसरा पॉइंट है कि 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 2000 से 2000 में ये बात आ गई कि भाई सिफारिश हो गई। 2003 9 दिसंबर 2003 को 9 जनवरी, माफी चाहूंगा, 9 जनवरी 2003 को पहला भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, और ये प्रत्येक साल मनाया जाता था 2015 तक। लेकिन 2015 में ये डिसीजन लिया गया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल नहीं मनाएंगे बल्कि दूसरे साल मनाएंगे। जैसे इस साल मना लिया तो अगले साल ना मनाकर उससे अगले साल मनाएंगे। ठीक है, प्रत्येक एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए लिख लिया। चलिए देखिए, अभी तो जो है बिल्कुल 2021 में होनी चाहिए थी जनगणना, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है उस पर काम चल रहा हो। और जनगणना भैया, जनगणना अनुच्छेद 246 का विषय है, तो उस पर सरकार काम कर रही है। चलिए, खुशी कह रही है सर भैया मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। बेटा आपने कहाँ भेजे हैं नोट्स, मुझे एक बार बता दीजिए, मैं चेक कर लूंगा, है ना। अब ऐसे मुझे पता नहीं ना आपने कैसे मैसेज कहाँ पर भेज दिए। टेलीग्राम पर आपने भेजे हैं, कहाँ पर आपने भेजे मुझे पता भी नहीं है ना। मैं चेक कर लूंगा, है ना। हालांकि इतने मैसेज होते हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पाता। चलिए, यहाँ पर आपने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि सर विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अनिवासी भारतीय, एक है भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, एक है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सीमा पारीय व्यक्ति। कौन है? सीमा पारीय व्यक्ति। देखिए इसे बोलते हैं एनआरआई। एनआरआई जो 182 दिन से अधिक, 182 दिन से अधिक किसी दूसरे देश में रहता है तो वो एनआरआई बन जाता है। मान लीजिए मैं अगर पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए किसी दूसरे देश में चला गया और मैं लगातार 182 दिन में वहां पर रह लिया। कितने दिन? 182 दिन में वहां पर रह लिया, तो भैया मैं एनआरआई बन जाऊंगा। मैं क्या बन जाऊंगा? एनआरआई बन जाऊंगा। भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले क्या होता था? एक पीआईओ कार्ड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पीआईओ कार्ड दिया जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे कि जो भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली, वो भारत के व्यक्ति कहलाए, वो भारत के व्यक्ति कहलाए। मैं आज चेक कर लूंगा बेटा, ठीक है मेरी बहन। तो पीआईओ कार्ड दिया जाता था। एक भारत के सीमा पारिये, मतलब भारत की सीमा के बाहर जो भारत के लोग रहते हैं उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जाता था। ओसीआई कार्ड दिया जाता था, ठीक है। अब इन्हें पीआईओ कार्ड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पीआईओ कार्ड दिया जाता था। लेकिन क्या किया गया? ओसीआई और पीआईओ कार्ड को 2015 में ओसीआई बना दिया। क्या बना दिया? ओसीआई, यानी कि पीआईओ कार्ड 2015 में खत्म कर दिया।
2015 में खत्म कर दिया और 2015 से इन दोनों कार्डों को मिलाकर ओसीआई कार्ड बना दिया। चाहे वो भारतीय मूल के व्यक्ति हों, चाहे वो सीमा पारीय व्यक्ति हों, मतलब तो एक जैसा ही है दोनों का कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इनको भारत की नागरिकता मिलेगी भैया, इन्हें कुछ नागरिकता मिलेगी, इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, बाकी सभी अधिकार इन्हें मिल जाएंगे। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की प्रावधान करता है। ग्राम सभा वगैरह वो 243 में है। ठीक है, चलिए भैया यहां तक आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक कि सर विदेश में बसे भारतीय लोगों को या भारतीय मूल के लोगों को 3 भागों में बांट दिया। एक तो अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। एक भारत के सीमा पारीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले क्या होता था, पीआईओ कार्ड दिया जाता था, ओसीआई कार्ड दिया जाता था, लेकिन 2015 से इन दोनों को मर्ज करके ओसीआई कार्ड बना दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है जी, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको लिखेंगे। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है सर नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, कि सर इसके बेहतरीन प्रावधान मैं आपको बताता हूं क्या क्या प्रावधान है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का है, ऐसा व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदाय जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है, और ये 21 दिसंबर नहीं 31 दिसंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर। आप क्या कहेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रवेश किया हो, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक माने जाते हैं, माइनॉरिटीज माने जाते हैं, लाइक हिंदूज, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, इनको ये 31 दिसंबर 2014 से भारत में आकर निवास कर रहे हैं, तो इन्हें अवैध नहीं माना जाएगा, इन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, इन्हें भारत का ही व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, भारत का ही व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, तो इसको भी आप लोग लिखिएगा। अब यहां पर बात आती है सर माइनॉरिटीज कौन होते हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं। चलिए, ओसीआई कार्ड 16 कंट्रीज को दिया जाता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न कहा इन्होंने, जगदीश प्रसाद जी इनका नाम है, बिल्कुल सही कहा। 16 देशों को, हालांकि यूपीएससी में पूछा जाता है, इतना डिटेल वगैरह यहां पर नहीं पूछता है। ठीक है, फिर भी अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं ओसीआई 16 कार्ड 16 देशों को दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें सीमा पारीय देश कहा गया है। चलिए, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का है, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंध रखता है और 31 दिसंबर 2014 से भारत में आकर निवास कर रहा है, उन्हें भारत का प्रवासी व्यक्ति माना जाएगा, उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया विकास, हाँ जी बहुत बढ़िया विशाखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन, यहां तक आपने लिख लिया। अब आगे बात करते हैं कि सर अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ये और ध्यान रखना, मैंने ये वैसे करा दिया था आपको, ये मैंने करा दिया था जब हम पंजीकरण पढ़ रहे, देशीयकरण पढ़ रहे थे। इस अधिनियम में भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि जो 11 वर्ष थी, उसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में बंगाल के पूर्वी सीमांत में आने वाले अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। कि सर 2019 जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वो ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में या उसके आदिवासी क्षेत्रों में या बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में आकर बस गए हैं, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर यह कानून लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या कारण है? वहां पर विदेशी जबरदस्ती आकर रहने लगते हैं, छिपकर आ गए, रोहिंग्या छिपकर आ गए। पश्चिम बंगाल में आधे लोग बांग्लादेशी हैं,
आधे जो है बांग्लादेशी हैं। सर मुस्लिम लोगों को नाम क्यों नहीं लिया इसमें, प्लीज बताएं। शैलेंद्र गुप्ता, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये पाकिस्तान, यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, यहां पर वो बहुसंख्यक हैं। ठीक है, बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी नहीं है और पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी नहीं है। ये इस्लामिक देश है, यहां पर जो माइनॉरिटी है वो हिंदू है, वो सिख है, वो जैन है, बौद्ध है, पारसी है और ईसाई है। अब जैसे भारत है, भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, भारत में सिख माइनॉरिटी में है, जैन माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है, पारसी माइनॉरिटी में, ईसाई माइनॉरिटी में, लेकिन भारत में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है। भारत माइनॉरिटी में नहीं है हिंदू, ठीक है, सॉरी, भारत में हिंदू जो माइनॉरिटीज में नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को वैल्यू दी जा रही है जिन देशों में जो माइनॉरिटीज में है। ठीक है, आगे बात कर लें, ये भी हमने पढ़ लिया। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिएगा, आगे बात करेंगे। अच्छा, यहां पर खत्म, चलिए यहां पर ये खत्म हुआ। अब आप लोग मुझे बताइएगा, यहां पर आप लोग मुझे बताइएगा कि सर अल्पसंख्यक कौन होता है। अल्पसंख्यक कैसे माना जाता है कि ये अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, ये कैसे माना जाता है, ये कैसे माना जाएगा कि ये माइनॉरिटीज है। आप कहेंगे सर धर्म एवं भाषा के आधार पर, आप कहेंगे सर धार्मिक एवं भाषाई आधार पर, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर। ठीक है, किस पर, आप कहेंगे सर भाषाई आधार पर, आधार पर माइनॉरिटीज माना जाता है। ठीक है, भारत में कितने माइनॉरिटीज हैं, भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन हैं, भारत में अल्पसंख्यक कौन कौन हैं, आप बताएंगे सर। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो कौन कौन हो जाएंगे जी, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए बताइए, आप मुझे बता सकते हैं कि जी भारत में माइनॉरिटीज कौन कौन हो जाएंगे। चलिए मैं बताता हूं, जैसे कि आप कहेंगे सर जैन, भारत में जैन माइनॉरिटीज में है, बौद्ध माइनॉरिटीज में है, बौद्ध, ठीक है, ईसाई, ईसाई माइनॉरिटीज में है, पारसी माइनॉरिटीज में है। ठीक है जी, आप कहेंगे सर सिख माइनॉरिटीज में है, सिख और मुस्लिम, और मुस्लिम। भारत में सबसे बड़ा जो तबका है माइनॉरिटीज में वो मुस्लिम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 14.5% माइनॉरिटीज है मुस्लिम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक धार्मिक और भाषाई आधार पर माने जाते हैं। तो ये था भैया आज का छोटा सा चैप्टर, खत्म हुआ। कल हम बात करेंगे मूल अधिकार की, कल हम बात करेंगे मूल अधिकार की। तो इसको आपने पढ़ लिया, कल नहीं, मंडे में मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।